इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षता रावत के साथ वक्त चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंजाब सरकार ने महिलाओं से किए वादे को किया पूरा। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए देगी सरकार। सीएम मान ने कहा, महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए भविष्य में भी उठाएंगे कदम। राजस्थान के सारे पासपोर्ट ऑफिसों में बम से उड़ाने की धमकी। पासपोर्ट ऑफिसर मुख्य डाकघर को करवाया गया खाली। सभी प्रकार के ऑफिशियल कार्य किए गए सस्पेंड। हजारीबाग में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने फीता काटकर किया शुभारंभ। खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। दमोह में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर बरामद की 90 लीटर अवैध देशी शराब। 2 आरोपी गिरफ्तार। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब में 8 मार्च 2026 का दिन इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भगवंत मान सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसे देश में नारी सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहल माना जा रहा है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की तरफ से पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री मावधिया सत्कार योजना का ऐलान किया गया। ये योजना सीधे पंजाब की करोड़ों महिलाओं के जीवन से जुड़ी है और उन्हें आर्थिक ताकत देने की दिशा में बड़ा कदम भी मानी जा रही है। इसी को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार 18 साल से ऊपर की सभी योग्य महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह उनके बैंक खातों में दिए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि पंजाब में करीब 97% महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी। केवल सांसद, विधायक और इनकम टैक्स भरने वाली महिलाओं को इससे बाहर रखा गया है, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली महिलाएं भी इस योजना की पात्र होंगी। साथ ही कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए भविष्य में भी इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। इस दिवस के मौके ते मैं पंजाब दीयां सारियां मावां, धीआं, भैणां, बच्चियां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। उम्मीद ते अरदास करदा कि उन्हां नूं अपने सुपने साकार करन लई, उन्हां नूं अंबरां दे विच उच्चियां उडारियां लाउण लई मुढ़ला ते बनदा माहौल मिलेगा। वो तरक्की करनगियां, हर शोबे 'च तरक्की करनगियां। अज पंजाब सरकार वालों वित्ती साल 2026-27 का बजट पेश किया गया। स्पैशल दिन रखा गया संडे वाला, क्योंकि अज के दिन एक बहुत वड्डी गारंटी जो आम आदमी पार्टी ने चोणां वेले दित्ती सी, उन्होंने पूरा करन दा अज दिन सी। पूरे पंजाब दे विच हर जगह ते स्क्रीनां ला के, किसी ने अपने घरां 'च टीवी ला के अज बजट जिहड़ा है वो सुनिया, देखिया। ते मैं बहुत बहुत वधाई दिना पंजाब दीयां मावां, धीआं, बच्चियां नूं, भैणां नूं कि जो अज वित्त मंत्री साहब ने बजट पेश किया है वो लोक पक्षी है। लगभग हर सहूलत जिहड़ी है वो आके औरत ते ही मुक जाती है। जे 10 लाख रुपए का इलाज की योजना है तो वो भी मावां धी भैणां नूं ही, परिवार के सेहत की चिंता होंदी है। एमरजेंसी वास्ते पैसे भी रखदियां ने कि बीमारी ठमारी वाले पैसा लोड़ पै जाती है, तो 10 लाख रुपये का वो भी जिहड़ा मावां धी भैणां दे पैसे बचणगे। वो चुल्हे चौंके ते खर्चे हुंदे ने। भावें मुफ्त का बस सफ़र है,
ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ MLA ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਜੋ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਪਰਸ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਧੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜੀ ਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੇ, 100 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆਊਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂ, ਰਸਮਾਂ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਸੁਖੀ ਬਸਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 7% ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 1791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਕੇਜ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਸੀਆਂ ਖਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਈਪ ਦੱਬ ਕੇ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ, ਉਹ ਵੱਧ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ 1500 ਰੁਪਈਆ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ, ਜਿਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਨੀਅਤ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2022 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ, ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਦੀ ਟਿਪ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 50 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼। ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਸਾਡੇ 9 ਪਲੇਅਰ ਨੇ 11 ਚੋਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਸੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਲੰਤ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰ
ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿਲਵਰ ਚਾਹੇ गोल्ड चाहे ब्रॉन्ज फिनिश करते मिलने। आपके सवाल ज्यादा हो गए, चार एक सवाल 3 बार पूछ लिया, हमने जवाब दे दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस थैंक यू। राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है। जयपुर कार्यालय में आई इस धमकी में सभी पासपोर्ट ऑफिसों को खाली कराने की बात कही गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आनन फानन में कठपुतली सहित सभी पासपोर्ट ऑफिसों को खाली करवा दिया और सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए। साथ ही सभी प्रकार के ऑफिशियल कार्य भी सस्पेंड कर दिए। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को ऑफिसों में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु फिलहाल नहीं मिली। पासपोर्ट ऑफिस राजस्थान रीजनल ऑफिस में ISI पाकिस्तान की तरफ से जो मेल आई है कि राजस्थान के 5 किसी भी पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ा दिया जाएगा, और ये क्लियर नहीं किया कि ये जो इन्होंने जो धमकी दी है कि पर्टिकुलर इस ऑफिस में ये होगा, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर कोटपुतली का जो पासपोर्ट ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग में अटैच है, यहाँ पे भी ऑफिस को सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया है, काम सस्पेंड किया गया है। और यहाँ जो जिन अधिकारी की ड्यूटी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये जो आपको इंस्ट्रक्शन आए हैं वो आपके रीजनल ऑफिस से आए हैं, और सुरक्षा की नजर से ये चीजें कहाँ तक सही है। सर, जो यहाँ पे धमकी दी गई है मेल के थ्रू, पहले भी ये धमकी आती रही है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट के यहाँ पे धमकी आई है, हाईकोर्ट को खाली कराया गया था, सेम मेल फिर से आई है। और एहतियातन तौर पे ये यहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिस को खाली कराया गया है, यहाँ पे रीजनल ऑफिस से आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप तुरंत प्रभाव से ऑफिस को खाली करें। तो जो आपको ये आपके रीजनल ऑफिस से जो इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको यहाँ फॉलोअप किया गया है, तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटी के मद्देनजर आपने यहाँ ऑफिस में उन निर्देशों का पालन किया है? सर, हमारे पास 12:20 के ऊपर रीजनल ऑफिस से मैसेज आया था कि कोई ऐसी धमकी भरी कोई मेल आई है। उसके बाद जैसे हमें सूचना मिली, विभाग द्वारा ये कहा गया कि आप अपना ऑफिस खाली करके ऑफिस से बाहर निकल जाओ, और जितने भी एप्लीकेंट हैं इनको सभी को बाहर जाने के लिए बोल दो और अपने नजदीकी थाने में जाकर ये शिकायत दर्ज करवा दो। आज की अपॉइंटमेंट पासपोर्ट ऑफिस की रही है, वो लगभग सारी सस्पेंड की गई है। तो जो लोग आए हैं वो नेक्स्ट उनका जो अपॉइंटमेंट का डेट डिसाइड होगा, और तब तक आपका ये वर्क सस्पेंड रहेगा जब तक आपके रीजनल ऑफिस से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाए। जी, अधिकारी द्वारा ये कहा गया है जब तक कोई हम निर्देश ना दे तब तक आपको कार्य बाधित रखना है और आपको अपने ऑफिस के नजदीक ही रहना है। आपने जैसे आपको मेल यहाँ पे आई है, तो ये बेसिक पासपोर्ट ऑफिस की दीवार से लगता हुआ कोटपुतली का PS है, पुलिस स्टेशन है। यहाँ से अधिकारी को सूचना आपके द्वारा दी गई या रीजनल ऑफिस से आई, और सूचना मिलने के बाद में इन लोगों की जो त्वरित कार्रवाई थी वो क्या थी? हमारे द्वारा विभाग द्वारा ये बोला गया था कि अपने नजदीकी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप ये सूचना उनको दे दो। हम उसके बाद जैसे ही हमें हमारे अधिकारियों द्वारा ये बताया गया तो हम पुलिस स्टेशन गए और SHO साहब को अपनी सारी बातें अवगत कराई। उनके बाद तुरंत SHO साहब अपनी पूरी टीम लेके और हमारे साथ यहाँ पे आए और उन्होंने अपनी टीमें बुलाई, DSP साहब भी आए और इन्वेस्टिगेशन किया, और सारी छानबीन करने के बाद वो यहाँ पे ऐसे कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं प्राप्त होने पर वो बोले कि एप्लीकेंटों को सभी को बाहर रखो और आप यहाँ रह सकते हो। हमारे साथ में पासपोर्ट ऑफिस के अफसर विष्णु जी, इनसे हमने बात की। इन्होंने कहा कि बेसिक जो एहतियातन तौर पे हमें जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं उन इंस्ट्रक्शन के आधार पे यहाँ पे हमने जैसे ही इनको सूचना दी, वो सूचना के आधार पे यहाँ समकक्ष SHO आए हैं, समकक्ष सर्कल ऑफिसर आए हैं, और उन्होंने यहाँ पूरी छानबीन की है। जो भी इनको ये लगा कि ऑफिस में कोई भी चीज संदिग्ध ना रहे, वो सब चीजें देखी गई है। उसके बाद में ऑफिस को खाली कराया जाए, साथ में पासपोर्ट ऑफिस इसको भी खाली कराया जाए, और इसके साथ में हमारा पोस्ट ऑफिस है ये भी खाली कराया जाए, और जितनी भी इनकी अपॉइंटमेंट थी वो सारी सस्पेंड कर दी गई है। अग्रिम जो इंस्ट्रक्शन इनको इनके रीजनल ऑफिस से जब तक नहीं मिलती है तो ये चीजें और वर्क सस्पेंड रहेगा। जो इंस्ट्रक्शन हो ये अधिकारी बताते हैं कि हमें जैसे निर्देश मिलेंगे उनकी पालना में हम इससे आगे
करते रहेंगे और सुरक्षा के मद्देनजर जो चीजें सही हैं, जो गाइडलाइन हमें मिलेंगी उस गाइडलाइन के आधार पे हम काम करेंगे। कोटपुतली में पासपोर्ट ऑफिस खुले काफी दिन हो गया। यहाँ पे जो सहूलियत कोटपुतली वासियों को मिलती है या आसपास के लोगों को पासपोर्ट से संबंधित जो चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छी जो शुरुआत है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ ये हुई है। और ऐसा ये धमकी जो ISI की तरफ से जो मेल आई है, उस मेल की पुष्टि की जा रही है, एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। जांच के बाद में जो भी आएगा, जो संदिग्ध होगा, जो कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी, एजेंसी की तरफ से होगी, वो बाद में अमल में लाई जाएगी। लेकिन एहतियातन तौर पे यहाँ पे अभी पासपोर्ट ऑफिस को खाली कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर सारी चीजें सुरक्षित रहें, इस संबंध में यहाँ पे इनको निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी आगे के निर्देश आएंगे उनकी पालना की जाएगी। मेरे साथी के साथ धर्मवीर यादव, पासपोर्ट ऑफिस, कोटपुतली। हजारीबाग कहलाने वाला शहर 100 साल से पुराने इतिहास में रहा है। हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसी को लेकर बड़ा खारा ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में चैत्र रामनवमी महावीरी झंडा महासमिति के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि अध्यक्ष पद का चुनाव 14 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। अब तक इस पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष का जो चुनाव जो है वो 14 मार्च 2026 को निर्धारित किया गया है, उस संदर्भ में पूरी जानकारी देने के लिए रखी गई थी। ऐसा है कि 100 सालों से भी पुराना इतिहास रहा है हजारीबाग के इंटरनेशनल रामनवमी की, जो 100 साल पुराने इतिहास है और 100 सालों से मनाया जाता रहा है। और हमारी यह परंपरा रही है कि होली के प्रथम रविवार को जो है वो श्री श्री चैत्र रामनवमी महावीरी झंडा महासमिति के अध्यक्ष पद के लिए जो है प्रतिवर्ष जो है वो बैठक होती है। और बैठक में हम लोग यह चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं, जितने भी राम भक्त हैं, जो महासमिति अध्यक्ष के बनकर राम जी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनके बीच में जो है वो समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो जाए और आपस में ही एक कोऑर्डिनेशन के द्वारा जो है सर्वसम्मति से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाए। हर वर्ष बैठक होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो है ऐसा देखा जा रहा है कि सर्वसम्मति नहीं बन पाती है। तो जब सर्वसम्मति नहीं बन पाती है तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग जो है वो चुनावी प्रक्रिया में जाते हैं और ठीक उस एक डेट जो है वो निर्धारित किया जाता है। इस वर्ष भी होली 4 मार्च को थी, 8 मार्च को जो है बैठक रखी गई, सर्वसम्मति से जो है निर्णय नहीं हो पाया। तत्पश्चात जो है हम लोगों ने कुल उस दिन 10 कैंडिडेट आए थे उम्मीदवार, जिसमें हमने नाम वापसी का जो समय दिया था कल संध्या 6 बजे तक, कल 4 जो है उम्मीदवारों ने अपनी नाम वापसी ले ली है। कुल 6 उम्मीदवार जो है मैदान में है और इन 6 उम्मीदवारों के बीच जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी 14 मार्च 2026 को प्रातः 8 बजे से लेकर संध्या 3 बजे तक, अपराह्न 3 बजे आप कह सकते हैं, वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और 4 बजे तक जो है उसके अंदर ही जो है रिजल्ट घोषित हो जाएगा कि 2026 और 27 के लिए जो है वो रामनवमी महासमिति का अध्यक्ष जो है वो किसे घोषित किया जाएगा, वो उस दिन घोषित कर दिया जाएगा। नाम वापसी में कौन-कौन? नाम वापसी में जो है उसमें 4 लोग हैं, ठीक है। एक आशीष सिन्हा जी है उसमें, पोंचू बंगाली और किशन यादव और राजकुमार सोनी। हाँ ठीक, मतलब दे रहे हैं। कितने हैं महंत बाबा, क्या कुछ को लेकर प्रेस वार्ता रखते हैं? सबसे पहले जय सिया राम सभी बंधुओं को। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। धर्म की मर्यादा के लिए, धर्म के कार्य के लिए ईश्वरीय शक्ति जागृत हो जाता है और ईश्वरीय शक्ति के रूप में सभी समाज के लोग जागृत होकर के धर्म की मर्यादा के पालन में अपनी सहभागिता निभाते हैं। इसी कड़ी में हमारे पूर्वजों ने जो ऐतिहासिक महापर्व रामनवमी महापर्व की गरिमा और प्रतिष्ठा को विश्व के मानस पटल पर स्थापित करने का जो सार्थक प्रयास किया, उसमें आज हम सभी समाज के लोग, सभी अनुयायी, संगठन, समिति, सेवादार सभी लोग मिल करके सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी को आनंदित रूप से
ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया के रूप में राम लला का जन्मोत्सव, हनुमान जी का विजय महोत्सव और आदि शक्ति स्वरूप माता का विजय महोत्सव के रूप में रामनवमी मनाने के लिए हम सभी पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब है इसकी तैयारी, जो कि एक अध्यक्ष के रूप में दिया जाता है। हमारे सभी पदाधिकारियों ने आपको अवगत करा दिया होगा कि 14 तारीख को मतदान के अनुसार हम सभी अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष का चयन करेंगे। आज जो प्रेस वार्ता रखा गया है अपने पत्रकार बंधुओं का सम्मान के लिए, क्योंकि आप विश्व के एक स्तंभ हैं। आपके माध्यम से समाज में एक जागृति जाता है। इसके लिए धर्म की मर्यादा का पालन में आपका सहयोग अपेक्षित है, जैसा कि पूर्व में भी मिला हुआ है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं और अंग वस्त्र देकर के हम लोग सभी पत्रकार बंधुओं का मनोबल को भगवामय करने के लिए आज बड़ा अखाड़ा में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। अगली खबर भी हजारीबाग से है। हजारीबाग में कैरेडारी कृषि फार्म मैदान में आजसू एनजीओ के बैनर तले आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसकी तैयारी व्यापक स्तर पर की जा रही है। टूर्नामेंट में क्षेत्र की 32 टीमें भाग ले रही हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, खेल प्रेमियों, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। तो वहीं आयोजन समिति ने मुख्य अतिथि को बुके देकर सम्मानित किया। कैरेडारी ब्लॉक के और आसपास के नौजवानों ने एक टूर्नामेंट की प्रारंभ किया है क्रिकेट खेल का, और कल ही 2 दिन पहले हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है। ये बुखार तो गांव-गांव में है, क्रिकेट को तो यहाँ धर्म का जगह दिया गया है। तो ये स्वाभाविक है, लोकल टूर्नामेंट के भी कोई हीरो बनना चाहते हैं। तो कई टीमें और सीनियर खिलाड़ी थे यहाँ पर, नए खिलाड़ी भी थे। आज एक टूर्नामेंट का शुभारंभ हम सभी लोगों ने किया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये मनोदशा और मानसिकता को संतुलन रखने में बड़ा मदद करती है, और जो अपना भविष्य इसको चुनना चाहते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सर, जिस क्षेत्र में आए हैं, ये टूर्नामेंट से हट के एक सवाल है सर, जिस क्षेत्र में आए हैं यहाँ युवाओं के प्रति एनी टाइम आपका जो है सो ध्यान आकर्षित रहता है, और युवा जो यहाँ बेरोजगार है, यहाँ इंडिया होते हुए भी युवा बेरोजगार है। क्या आज पार्टी की कार्यशाला भी थी यहाँ पर, पार्टी के सारे पदाधिकारी आज साथ में बैठे और पार्टी के वर्तमान समय में इस विधानसभा के अंदर की चुनौतियाँ, संगठन के कार्यक्रम और भविष्य में बड़कागांव की जो चुनौतियाँ हैं उस संदर्भ में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है। और जो वर्तमान परिदृश्य है और जो विषय इस राज्य के सामने है, मुझे लगता है कि कई जगहों में से एक विशेष जगह जो हमारा ये बड़कागांव विधानसभा है, यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ पर जिस शक्ति को दुनिया देख रही है, जिस पावर के पीछे दुनिया या सरकारें काम कर रही है, उसके पीछे और उसकी तपिश पर जलने वाले लोग या उससे विस्थापित होने वाले लोगों की तादाद भी एक बड़ी है। हम सरकार और सरकार की एजेंसियों के प्रस्ताव को हुबहू कभी भी जनता के विचार में रख नहीं रहे हैं। जनता के विचार को कभी भी हम एक प्रस्ताव के रूप में ले नहीं पा रहे हैं, केवल एजेंडे को थोपने का काम कर रहे हैं, और थोपने में भी हम शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जो वैचारिक रूप से होना चाहिए। असल मालिक जो बेसिकली जो है वो अपना परिचय खो रहा है। तो एक बड़ा भविष्य में इस क्षेत्र को लेकर जो चुनौतियां हैं उसे एक पॉलिटिकल हल निकालने का कोशिश हमारा रहेगा, मेरी पार्टी का रहेगा। संगठन के चुनौतियों को भी हम लोग ने साथ में रखा है, और राज्यव्यापी अभी कई कार्यक्रम हर जगह पर चलेंगे। तो ये प्रदेश जो एक शासन होना चाहिए, राज्य का जो शासन होता है, जो ओरा होता है, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, बल्कि शासन के चरित्र को गंदा कर दिया गया, मैंने खराब कर दिया गया। इसको कहेंगे कि बेसिक चरित्र पदाधिकारियों का, शासन मतलब जो पद में बैठे पदाधिकारी या फिर जो राजनेता जिसका नेतृत्व दे रहे हैं, उसका एक जन से सरोकार, जनता का सरोकार वाली जो चीजें हैं वो बिल्कुल से पीछे छूट गई हैं, और केवल व्यवस्था के नाम पर और आजीविका के अवसर का केवल ढोंग रचा जा रहा है। और पहली बार जनता के लिए, मैं पहले भी कहा था इलेक्शन से पहले कि ये सरकार साजिश कर रही है अपने लोगों के खिलाफ में, तो एक साजिश का शिकार योजना के रूप में तैयार किया जा रहा है।
सर आपने एक अंतिम सवाल है, बड़का गांव से आप गुजरे होंगे। बड़का गांव मुख्य चौक है जहां लगातार जाम की समस्या बनी हुई रहती है, और जहां से आपने गुजरा ये पब्लिक सड़क है और इस पर ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है। सर इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, यहाँ आम समस्या और जाम दोनों समस्या है। यहाँ आम समस्या भी बहुत बड़ी है और जाम की समस्या भी है। यहाँ जो चीजें जिस रूप से होनी चाहिए वो उस रूप से नहीं है। नियम कानून चलाने वालों के लिए नहीं है, और नियम कानून केवल गरीब बेबस के लिए है। यही अभी यहाँ अख्तियार किया गया है, क्योंकि उससे तकलीफ उन्हीं को हो रही है कि हम कोई माइनिंग एरिया, इतना बड़ा माइनिंग एरिया बनाए, साथ साथ माइनिंग क्षेत्र बनाए। हम मुझे पहले रोड नेटवर्किंग को तैयार करना चाहिए था। पब्लिक रोडवेज जो हमारा है, जहाँ से पब्लिक गुजरती है, छात्र गुजरते हैं, बसें गुजरती है स्कूल की, वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अभी मैं आ रहा था तो देखे होंगे आप सभी, मैंने अभी उदाहरण दिया, वहीं पर हमारी पुलिस की गाड़ी भी खराब हो जाती है। सर बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से औद्योगिक का विकास हो रहा है, उस तरह से क्राइम का भी ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। इस पर सरकार का नीति के बारे में, क्योंकि क्राइम नियंत्रण करने वालों का नियंत्रण किसी और क्षेत्र में बढ़ा है तो ये स्वाभाविक होगा, क्योंकि क्राइम को नियंत्रण करने के लिए जो लोग हैं वो किसी और चीजों पर नियंत्रण बनाने पे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ये नियंत्रण तो आप में नहीं दिखेगा। सर साफ शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे, किस क्षेत्र में जो है सो ये लोग लगे हुए हैं? आप उसको देख रहे हैं, भोग रहे हैं, जी रहे हैं। हजारीबाग की किरेडारी में एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना के तहत सीएसआर पहल में 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन सीवीसीएमपी के परियोजना का शुभारंभ प्रमुख धनंजय श्रीखंडे की तरफ से किया गया। टूर्नामेंट में परियोजना प्रभावित गांवों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। इस मौके पर मुखिया झरीलाल महतो, पूर्व मुखिया सुंदर गुप्ता सहित कई लोग भी उपस्थित रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। सागर के गड़ाकोटा तहसील में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा के अध्यक्ष जमील कुरैशी ने मजिस्ट्रेट अंबर सिंह, तहसीलदार जगदीश दुबे और थाना प्रभारी शिवम दुबे सहित अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में महिला अधिवक्ताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, तो वहीं अधिवक्ताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के कलीगांव पंचायत में एक बाइक पर बोरे में लदा संदिग्ध मांस मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों को रोकने पर चालक बाइक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे संदिग्ध मांस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस बाइक नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश कर रही है, तो वहीं अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत रहने की अपील की और भरोसा दिलाया है कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो और क्षेत्र में शांति बनी रहे। छानबीन की गई है। तो सुबह में हमें खबर मिली थी कि हम लोग रोड जाम कर दिए थे, कुछ कोई उम्मीद पकड़ाया गया था। उसकी जांच के लिए अभी वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया है, उनको सैंपल दिया गया है, रिपोर्ट आएगी पटना से, पता चलेगा। सैंपल उठाए हैं, क्या लग रहा है? संदिग्ध मांस मिला था, गांव के लोग पकड़े थे, उसको जांच हेतु भेजा गया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद पहले प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि तो लगता है कि कोई मांस है मवेशी का। जांच में भेजा गया है जी। सर आवेदन प्राप्त हुआ है क्या इस मामले में? हाँ आवेदन मिला है, जांच कर कार्रवाई की जाए। और जो बचवाया उसका गिरफ्तारी करा है, तो कुछ चीज़ का मीट है, उसका हम सैंपल लिए हैं, उसको लाइव हम लाइव में भेजेंगे, वहाँ से रिपोर्ट आएगा। जांच का विषय। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नीलांबर प्रसाद सिंह। किस चीज़ का डॉक्टर हैं आप? डॉक्टर। इस जांच की रिपोर्ट आने में लगभग कितना समय लग जाता है? लगभग कहाँ अभी तक थे आपकी? सिंहवाड़ा ब्लॉक में, सिंहवाड़ा पोस्ट। आशीष कुमार पासवान। क्या मामला है कलगांव पंचायत में? यहाँ पे तो देखते हैं रोज हर रोज लेकर के गाँव लेकर के जाता है। यहाँ इधर से मंदिर है साला, यहाँ पे आइए तो पहली नंबर किलगांव में जाना बंद कर दे, किलगांव से जाना बंद कर दे। और जगह के ठिकाने लेते हैं, यहाँ का ठिकाना लेते हैं, बंद कर दे, नहीं तो भाई सुधार देंगे यहाँ पे। बात खत्म। कलीगांव से दीपक कुमार झा। अच्छा, क्या मामला हुआ था जो आज हंगामा हुआ है? सुबह प्रातः 7 बजे हम दुकान नित्य की तरह खोलने के लिए आए थे, जो 2 दिन 3 दिन पर मिलती है, जो खून गिराते हुए जाती है हमारे मंदिर प्रांगण होते हुए। पीछे मंदिर है, देख रहे हैं आप। तो उसी अवस्था में मैंने गाड़ी को रोका था कि आपके पास क्या है जो कि खून गिर रहा है। बस इतना ही पूछने के क्रम में वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो हमने 112 को फ़ोन किया और 112 की टीम आई। त्वरित कार्यवाही जो हो सकती थी उन्होंने किया है, और बाकी की जांच के बाद। अच्छा, आवेदन दिए हैं क्या? लिखित आवेदन दिया हम। कितने लोगों की हस्ताक्षर की गई है? 21 आदमी का।
21 आदमी का हस्ताक्षर किया गया। पुलिस क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप पर? अभी तो त्वरित कार्रवाई में सारा जांच का सैंपल लेके वो गए हैं। अब जो रिपोर्ट बना के वो हमें देंगे वही बता सकते हैं। मालूम पड़ रहा है कि जो आप लोग पकड़े हैं उसके बाद उस लड़का को जान बचाने के लिए कोई समुदाय का आदमी आके उसको जान बचा के भागा है। किसी खास समुदाय से ही नहीं, हर तरफ से उसका जान बचाने के लिए आदमी एकदम स्पष्ट रूप से वो बाएं तरफ के मोहल्ला में भागा। हम उसके मतलब खदेड़ने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि कोई किसी का पैसा नहीं, हमको तो खून गिर रहा था, बस हम संदेहास्पद स्थिति में उसको रोके थे। और वो किधर भागा नहीं भागा हम वो नहीं जानते। कोई बचाने भी आया था इसमें? बचाने के लिए कोई स्पेशल हम नहीं बोलेंगे, जो कोई आया था सामने से। दमोह में पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत भदौरिया और एसडीओपी प्रिया सिंधी के निर्देशन में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत हिजोरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिलतरा शराब दुकान से सफेद कार शराब लोड की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए बिलतरा शराब दुकान से 90 लीटर अवैध देसी मदिरा जब्त की। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कार और बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 4,52,000 बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।